28 मई को किए गए टेस्टों से रेक्टर स्केल पर जल्जले के 5.0 सिग्नल पैदा हुए। पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम दुनिया के सामने लाए बगैर पाया तकमील तक पहुंचाना था। एक छोटी सी भी गलती सारे प्रोग्राम को तबाह और बर्बाद कर सकती थी, जिसके बाद भारत सबूतों के साथ दुनिया में वावेला मचाना शुरू कर दे। इस सारे मामले में बेखबर रहा कि पाकिस्तान इसके एयरपोर्ट को न्यूक्लियर सामान की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल कर चुका था। अमेरिका को जब इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तान एटम बम बनाने के रास्ते पर गामजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है, जब भारत की जानिब से एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने सूबे बलोचिस्तान के ज़िले चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए। इस दिन को यौम तकबीर के नाम से मौसूम किया जाता है। इस दिन पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का वाहिद एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC के मुताबिक 28 मई को किए गए टेस्टों से रेक्टर स्केल पर जल्जले के 5.0 सिग्नल पैदा हुए, जिसकी मजमूई पैदावार 40 किलो टन तक है। पसे मंजर, भारत अददी एतबार से दुनिया की तीसरी बड़ी ज़मीनी फौज, चौथी बड़ी फ़ज़ाइया और 5वीं बड़ी बहरिया रखने वाला मुल्क 1974 में ही एटमी तजर्बा करके खित्ते में एटमी असले की दौड़ शुरू कर चुका था। मजबूरन पाकिस्तान को अपनी दिफा के लिए इस दौड़ में शामिल होना पड़ा। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के बायस भारत के साथ रवायती हथियारों की दौड़ में मुकाबला नहीं कर सकता था। मजीद ये भी कि भारत एटमी कुव्वत बनने से कबल ही पाकिस्तान पर जारजियत करके इसे दोलख्त कर चुका था। एटमी कुव्वत बन जाने के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ गया था। इसलिए भारतीय एटमी तजर्बात के बाद पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी इस्लाम की एटमी कुव्वत बनाने का फैसला किया। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान में मुस्कुराता बुधा, स्माइलिंग बुधा नामी एटमी धमाके किए, तो जवाब में पाकिस्तान ने भी एटमी हथियारों के फैलाव पर पाबंदी वाले मुआहदे NTP नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती के लिए एटम बम बनाना बहुत अहम हो गया था। पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त जुलाई 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वतन आमद के बाद हुई। 1977 में मोहम्मद ज़ियाउल हक की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान ने जर्मनी, फ्रांस और कनाडा से जौहरी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अहम इकदाम उठाए। हसास तरीन आलात खरीदना और इनको पाकिस्तान मुंतकिल करना अहम तरीन मसला था। पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए यूरोप, मशरिक़ वस्ता, सिंगापुर और भारत में ISI के खास तरबियत याफ्ता एजेंडों का एक जाल बिछा दिया, जो हसास तरीन आलात मुख्तलिफ ममालिक से खरीदते और इन्हें पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के रास्ते मुंतकिल कर देते थे। अमेरिका को जब इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तान एटम बम बनाने के रास्ते पर गामजन है, तो अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी और कनाडा पर पाबंदियां आयद कर दी कि वो पाकिस्तान को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फराहम न करे जो पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में पेशरफ्त का बायस बने। लेकिन जर्मनी ने अमरीकी पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान को ट्रेशियम टेक्नोलॉजी फराहम की, जो जदीद जोहरी बम में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान को यूरेनियम अफजूदगी का मेयार परखने वाला आला स्पेक्ट्रोमीटर और ट्रेशियम टेक्नोलॉजी समेत और बहुत सारे हसास आलात फरोख्त करने वाला मुल्क जर्मनी था। ISI के एजेंट इन हसास आलात को खरीदने के बाद मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान मुंतकिल करते थे। ISI ने इस मकसद के लिए सिंगापुर में एक फर्म भी बना रखी थी। पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम दुनिया के सामने लाए बगैर पाया तकमील तक पहुंचाना था। एक छोटी सी भी गलती सारे प्रोग्राम को तबाह और बर्बाद कर सकती थी। इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तानी हाकिम ज़ियाउल हक के लिए सबसे बड़ा मसला एल्युमिनियम परत के पाइपों को खरीद कर पाकिस्तान लाना था, क्योंकि अमेरिका ने एल्युमिनियम परत की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी थी। जबकि दूसरा बड़ा मसला ये था कि एल्युमिनियम परत के पाइप खरीदने के बाद सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तान कैसे लाए जाएं। याद रहे, एल्युमिनियम परत यूरेनियम को खालिज करने में अहम किरदार अदा करती है। सिंगापुर के रास्ते एल्युमिनियम परत के पाइप पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तान जहाज़ों का भारत में फ्यूल डलवाने के लिए भारत ठहरना लाजमी था, जबकि पाकिस्तानी हकाम इस बात का रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि हसास तरीन आलात भारत के हाथ न लग जाएं, जिसके बाद भारत सबूतों के साथ दुनिया में वावेला मचाना शुरू कर दे। ये इंतहाई संगीन तरीन मसला था, क्योंकि सिंगापुर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये बज़ाहिर एक नामुमकिन तरीन मिशन था कि आपने अपनी सबसे खुफिया और हसास तरीन चीज़ अपने सबसे बड़े दुश्मन की नज़रों के सामने से लेकर जानी थी। ज़रा सा शक भी सारे प्लान को दफन कर सकता था।
مگر اس مشکل ترین مشن کا بیڑا بھی ISI کے سرفرے مارخوروں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ISI کے مارخوروں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ حساس آلات پر بھارت کی نظر بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ISI کی اسپیشل کمانڈ کو پہلے بھارت اور سنگاپور کے ایئرپورٹوں پر تعینات کیا گیا اور پھر بالکل کامیابی کے ساتھ نیوکلیر سامان سے بھرے ہوئے جہاز پہلے بھارت کے ایئرپورٹ پر اترے، کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد تیل ڈلوایا اور پاکستان آئے۔ بھارت جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس سارے معاملے میں بے خبر رہا کہ پاکستان اس کے ایئرپورٹ کو نیوکلیر سامان کی منتقلی کے لیے استعمال کر چکا تھا۔ یہ دنیا کی نظر میں ناممکن ترین مشن تھا۔ پاکستان 1986 تک ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا تھا، مگر جب 11 مئی 1998 کو بھارت نے راجستھان کے صحرا پوکھران میں ایک بار پھر 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں امن کے توازن کو بگاڑ دیا، اس کے کئی دن بعد تک جب پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو یہ تاثر جنم لینے لگا کہ پاکستان کے پاس شاید ایٹم بم ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے بھارتی وزیر داخلہ LK اڈوانی نے پاکستان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ تک کہا کہ پاکستان کی کھوکھلی دھمکیاں سب کے سامنے آ چکی ہیں، پاکستان کے پاس نہ کوئی ایٹم بم ہے اور نہ کوئی دھماکے کرے گا۔ لیکن دوسری طرف حکومت میں موجود کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو عالمی برادری پاکستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کر سکتی ہے، جس کے ملکی معیشت پر بہت برے اثرات پڑیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی پاکستان پر کافی دباؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے تمام تر بین الاقوامی دباؤ کے باوجود پاکستان کو ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت منوانے کا یہ سنہری موقع ضائع نہیں ہونے دیا اور 28 مئی 1998 کو چاغی میں 5 دھماکے کر کے دشمن کو سخت جواب دیا گیا۔ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ یوم تکبیر کسی حکومت نہیں بلکہ ملک کا کریڈٹ ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔